Good morning all of you. Today we are going to start a new topic and that is the conditions which are required for a democratic election. इससे प्रीवियस वीडियो में आपने इलेक्शन की डेफिनेशन को स्टडी किया था, इसके बाद में आपने उसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी किया। अगर इस हेडिंग की हिंदी हम बनाएं तो किस तरह की होगी? कंडीशन का मतलब होता है शर्तें, एंड डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? लोकतांत्रिक। इलेक्शन मीन्स चुनाव। जो इलेक्शन आपके लोकतांत्रिक होते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं? ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जिसकी वजह से कोई भी इलेक्शन आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन बन जाता है? इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, जो वर्ड डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है वो डेमोक्रेसी से बना हुआ है, डेमोक्रेसी से बना हुआ है। ओके, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स होते हैं, है ना? और यहाँ पर किसी भी पर्सन के साथ में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, चाहे वो पर्सन आपका रिच हो या पुअर हो। यहाँ पर हर किसी को इक्वल राइट दिए जाते हैं और यहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो ये आपकी कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको हेल्प करेगी इस हेडिंग के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके द्वारा से कोई भी इलेक्शन आपका डेमोक्रेटिक बन जाता है। ओके, आपने चैप्टर 2 के अंदर स्टडी किया था, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इलेक्शन कराते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी वहाँ पर हो या ना हो, लेकिन वो इलेक्शन को जरूर कराते हैं। डेमोक्रेसी तो इलेक्शन कराती है, इसके साथ साथ तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन कराती हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक था या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं था? तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो हुआ कैसा था? लोकतांत्रिक था। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करना तो वो इलेक्शन कैसे हैं? वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन होगी हर पर्सन को चूज करने का राइट होना चाहिए, इलेक्ट करने का राइट होना चाहिए। इट मीन्स हर पर्सन के पास में राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू वोट। इसको हिंदी बनाएंगे तो क्या उसकी हिंदी होगी? राइट मीन्स अधिकार और वोट मीन्स मत, यानी कि मताधिकार। मत माने क्या होता है? वोट, वोट देने का अधिकार। ठीक है, हर किसी के पास में क्या होना चाहिए? वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ओके, जैसा कि आपने यहाँ देखा था, डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को इक्वल समझा जाता है, चाहे वो पर्सन आपका अमीर हो या गरीब हो, या किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इसी पॉइंट को यहाँ फिर करेंगे। यहाँ पर भी हर पर्सन को, चाहे वो आपका रिच हो या पुअर हो, दोनों इक्वल समझे जाए, किसी तरह का भेदभाव न किया जाए और उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, चैप्टर 2 के अंदर आपने पढ़ा कि बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो वुमेन्स को राइट नहीं दे रही, है ना? और हिस्ट्री में चैप्टर 1 के अंदर आपने पढ़ा था कि वहाँ पर मैन का एंड वुमन का वोटिंग राइट इक्वल नहीं होता था, वुमन के पास में कोई वोटिंग राइट होता ही नहीं था। ओके, तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वो इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहलाएंगे। ओके, इट मीन्स यहाँ पर हर पर्सन को राइट टू वोट होना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया के अंदर हर पर्सन के पास में, चाहे वो आपका रिच हो या पुअर हो, चाहे वो पर्सन आपका मेल हो या फीमेल हो, तो हर किसी पर्सन के पास में क्या है? वोट देने का राइट है। इंडिया में एक प्रिंसिपल और भी है जिसे आपने सुना होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब जो पर्सन आपका वयस्क हो चुका है, जो आपका पर्सन
बेस्ट क्वेश्चन आया उसको हमने वोट देने का राइट दे दिया है। देखिए क्या होता है, इंडिया के अंदर जिसकी एज 18 या उससे अधिक है, 18 या 18 प्लस है, तो उसको हमने एडल्ट माना है, ओके, और हमने उसको वोट देने का राइट दे दिया। अब वो पर्सन आपका रिच हो या पुअर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो पर्सन आपका मेल है या फीमेल है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमने उसको वोटिंग राइट दे दिया। अगर इस तरह से इलेक्शन होते हैं तो किसी भी देश में ऐसा इलेक्शन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कैसे इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। नेक्स्ट बात, जो हमने राइट दिया लोगों को, राइट तो दे दिया, लेकिन इनकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ईच पर्सन हैव वन वोट एंड दे हैव इक्वल वैल्यू, ओके, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई रिच आदमी है, उसने एक वोट दिया, और मान लो वोट तो एक ही दे सकता है, एक पर्सन के पास में एक ही वोट देने का राइट है, और पूरा आदमी एक वोट दे सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं है, इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं है, तो वो आपके इलेक्शन कैसे होंगे, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। सपोज ये आदमी है आपका प्रेसिडेंट एंड ये आपका इलेक्शन लाने वाला आदमी है, इन्होंने जो वोट दिया उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसने जो वोट दिया उसकी वैल्यू कम होती है, तो इस तरह के इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होंगे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब होंगे, कोई भी रिच आदमी कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, उनके वोट की वैल्यू एक मानी जाए तो वो इलेक्शन आपके होंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ओके। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। क्या हर किसी के पास में वोट देने का राइट है? पहली चीज, अगर है तो वो देश जो है वहां पर इलेक्शन कैसे होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। दूसरी बात, अगर उस देश में जो वोट देते हैं लोग उनकी वैल्यू इक्वल है तो वो इलेक्शन कैसे होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। तो ये पहली कंडीशन थी, ओके। जो पर्सन है मीन्स जो वोटर है उसके पास में कुछ ऐसी चीज भी होनी चाहिए कि जो वो इलेक्ट कर सके। इट मीन्स हर वोटर के पास में चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। वोटर शुड हैव चॉइस टू चूज रिप्रेजेंटेटिव और हिज ओन चॉइस। उसके पास में चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। चैप्टर नंबर 2 में आपने स्टडी किया था कि चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम अपनाया गया। तो वन पार्टी सिस्टम जब अपनाया गया तो क्या हुआ, वहां पर सिर्फ एक पार्टी इलेक्शन लड़ सकती थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी होती थी। वहां पर किसी दूसरी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं होती थी। इसी तरह से कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे उस पार्टी से परमिशन लेनी होती थी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के पास में चॉइस बहुत ही कम है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया, मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहु। बहु मीन्स बहुवचन सुना होगा आपने, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे। इंडिया के अंदर पार्टी जो है कितनी है, थाउजेंड्स की संख्या में है, थाउजेंड से भी ज्यादा पार्टीज हैं इंडिया में जो रजिस्टर्ड हैं। और अगर हम बात करें छोटी मोटी पार्टीज की तो उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, मतलब जो हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टी है वो थाउजेंड से भी ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पर लोगों के पास में, यहाँ पर वोटर के पास में क्या है, चॉइस है कि वो किसी भी पार्टी को चूज कर सकता है, किसी भी पार्टी को चूज कर सकता है। इसी तरह से वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। मान लीजिए आप लोग एक शॉप पे जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक पेन दिखा दीजिए। शॉपकीपर ने आपको 2 पेन दिखाई या 3 दिखाई और बोले कि इतने ही हैं, इनमें से आप चूज कर लो। तो यहाँ पर चॉइस कैसी है, आपके पास में लिमिटेड चॉइस है, आपको इन तीनों में से एक लेना होगा क्योंकि चॉइस आपको कम है। लेकिन आप एक शोरूम में गए, वहां पर आपने कई सारे पेन देखे, कई सारे पेन देखे,
अब जो चॉइस है आपके सामने वो कैसी है? अनलिमिटेड चॉइस है। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसे चूज करूं, इतनी सारी चॉइस वहां पर है। तो अगर कोई इलेक्शन वोटर को चॉइस देता है कि वो अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेता या पार्टी चूज कर सके, तो वो इलेक्शन कौन से होंगे? वो इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे चाइना के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था, है ना, और तो उस देश की इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन है, हम अप्लाई करके देखेंगे इस चीज को, क्या उस देश में वोटर के सामने चॉइस मिलती है कि वो अपने किसी भी नेता को चूज कर सके और किसी भी पार्टी को चूज कर सके। तो वो इलेक्शन कैसे होंगे? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। अब ये चॉइस मिलेगी कैसे वोटर्स को? तो इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन के टाइम पर किसी भी पार्टी को या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, यानी किसी भी पर्सन को, ओके, किसी भी पर्सन को इलेक्शन लड़ने से ना रोका जाए। इट मीन्स पार्टीज या फिर पर्सन्स हैव राइट टू कंटेस्ट, दे हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। किसी भी पर्सन के सामने, किसी भी पार्टी के सामने क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए कि वो इलेक्शन को लड़ सके। जैसे चाइना के अंदर पार्टीज को इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी लड़ सकती है। इंडिया में क्या है कि हर पार्टी को परमिशन है कि वो इलेक्शन लड़ सके। अभी तो चॉइस मिलेगी वोटर को। वोटर को चॉइस कब मिलेगी? जब वहां पर कई सारी पार्टी इलेक्शन लड़े, कई सारे लोग इलेक्शन लड़े, तब उसे चॉइस मिलेगी। तो यदि ऐसा होता है, पार्टी को इलेक्शन लड़ने से मना नहीं किया गया, रिप्रेजेंटेटिव को या किसी पर्सन को इलेक्शन लड़ने के लिए मना नहीं किया गया, तो वो इलेक्शन कैसे होंगे? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने चॉइस दी लोगों को कि वो अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। ओके, जो चॉइस हमने वोटर को दी थी कि वो अपनी पसंद का किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार चॉइस दे दी, हमने एक बार इस पर्सन को चॉइस दे दी। सपोज 2014 में इलेक्शन हुई और हमने इस पर्सन को चॉइस दे दी, किसी भी पार्टी को चुन सकता है, किसी भी पार्टी को चुन सकता है या किसी भी लीडर को चुन सकता है। उसके बाद में हमने इसको चॉइस दी, तो ऐसे इलेक्शन आपके नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। इंडिया में क्या होता है? सपोज इंडिया में 2014 में इस पर्सन को चॉइस दी कि किसी भी पार्टी को चुन सकता है, किसी भी लीडर को चुन सकता है। 5 इयर्स के बाद में 2019 में फिर से इलेक्शन होंगे, जैसे इलेक्शन हुए और तब इस पर्सन को दोबारा चॉइस मिली और इसने अपनी पसंद की पार्टी चुनी, अपनी पसंद का लीडर चुना। इसी तरह से 2024 में इलेक्शंस होंगे, फिर से इस पर्सन को चॉइस मिलेगी कि वो किस पार्टी चुन सकता है, किसी लीडर को चुन सकता है। अगर ऐसा इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। तो आपने देखा जो चॉइस हमने वोटर को दी थी, वो चॉइस समय समय पर द्वारा से उसको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स वोटर शुड हैव चॉइस एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वोटर को चॉइस मिली, वो चॉइस जो है उस वोटर को समय समय पर प्राप्त होनी चाहिए। वोटर शुड हैव चॉइस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अगर इस तरह का इलेक्शन होगा तो वो हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा। अब ये चॉइस समय समय पर कैसे मिलेगी वोटर को? तो वो समय समय पर इस तरह मिलेगी कि अगर हम इलेक्शन समय समय पर कराएंगे तो चॉइस वोटर को प्राप्त हो जाएगी। इट मीन्स किसी भी देश में इलेक्शन समय समय पर ऑर्गेनाइज होते हैं, समय समय पर कंडक्ट होते हैं। ठीक है,
तो वो इलेक्शन आपके कैसे होंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। समय समय का मतलब क्या होगा, इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। सपोज इंडिया के अंदर इलेक्शन जो कराए जाते हैं 5 ईयर्स के बाद कराए जाते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा कि दूसरे देशों में इलेक्शन 6 ईयर्स बाद कराए जाते हैं या 4 ईयर बाद कराए जाते हैं। तो वो एक टाइम जो है वो टाइम कैसा फिक्स है, उस टाइम के बाद में दोबारा से इलेक्शन होगा। और जब इलेक्शन होगा तो वोटर के सामने क्या है, चॉइस मिल जाएगी उसको। तो इस तरह के इलेक्शन जो होंगे वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। ओके, तीसरी कंडीशन क्या थी, लोगों के सामने चॉइस जो है समय समय पर प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए इलेक्शन को टाइम टू टाइम कराना होता है। इंडिया के अंदर इलेक्शन जो कराए जाते हैं वो हर 5 ईयर के बाद कराए जाते हैं, और इसलिए इंडिया के इलेक्शन कैसे है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। अगर हम बात करें दूसरे देशों में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, तो हमें देखना होगा कि क्या वहां पर इलेक्शन टाइम टू टाइम होते हैं या नहीं। सपोज मान लीजिए एक पर्सन था, वो एक बार इलेक्शन में जीत गया, या एक पार्टी थी वो एक बार इलेक्शन में जीत गई और उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो जो पर्सन था वोटर, वो पर्सन जो वोटर था, अब वो दूसरे लीडर को चुनना चाहता है, तो चॉइस ना है उसके सामने कि दूसरा पर्सन को चुन सके, ठीक है, और उसकी चॉइस जो थी वो वहां पर नहीं दी गई। तो ऐसा इलेक्शन जो होगा वो आपका नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए एक कंडीशन कौन सी है, टाइम टू टाइम इलेक्शन कराया जाए जिससे लोगों को चॉइस प्राप्त हो सके। ओके, पॉइंट नंबर 4, जिसे लीडर हम चुनना चाहते हैं, जनता जिस पर्सन को लीडर चुनना चाहती है, वास्तव में वही पर्सन जो है लीडर बन के आना चाहिए। मीन्स वोटर प्रिफर दोज कैंडिडेट शुड बी इलेक्टेड। जनता ने जिसे पसंद किया वही कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह का इलेक्शन अगर होता है तो इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा। मालूम पड़ा कि हमने वोट किसी और को दिया था लेकिन वो जीता नहीं, कोई दूसरा पर्सन जीत गया चीटिंग करके, तो वो इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होंगे। जिसे हमने पसंद किया, जिसे हमने वोट दिया, वही कैंडिडेट आपका जीतना चाहिए। तो ये आपके 4 पॉइंट हुए यहाँ पर। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है, इलेक्शन जो है वो इस तरह कराए, इलेक्शन जो है वो इस तरह से कराए जाए कि वो फेयर बन सके और वहां पर किसी तरह की चीटिंग ना हो। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। ठीक है, इलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, फ्री इलेक्शन होने चाहिए और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कराने का तरीका जो है फ्री और फेयर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर का क्या नहीं होता है, देखिए फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, एंड फेयर का मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है, साफ सुथरा, साफ सुथरा। अब साफ सुथरे का क्या मतलब होगा, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो इलेक्शन कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। मीन्स उसमें किसी तरह की गलतियां ना हो, किसी तरह की चीटिंग ना हो। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है आपका निष्पक्ष होना चाहिए। ओके, तो अगर इस तरह का इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। इंडिया में जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। क्यों होते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन कराने की जो बॉडी है, जो बॉडी इलेक्शन कराती है इंडिया के अंदर, या जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कराता है इंडिया के अंदर, वो कौन सा है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन।
इंडिया में जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराए जाते हैं और उसको हम कहते हैं निर्वाचन या फिर चुनाव आयोग। और ये काफी पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है, पावरफुल बॉडी होती है, और पावरफुल नहीं होती ना तो ये फेयर नहीं हो सकता था और ना फ्री हो सकता था। यहाँ पे लिखा हुआ फ्री, स्वतंत्र। पावरफुल है इसलिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ओके, अगर कोई पर्सन पावरफुल होगा या कोई इंस्टीट्यूशन पावरफुल होगा तो कैसा होगा? स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा ये चाहता है वैसे ये इलेक्शन कराता है। दूसरी चीज, पावरफुल है, ठीक है, तो किसी भी गलत काम को होने नहीं देगा, किसी तरह की चीटिंग को होने नहीं देगा। क्यों? पावरफुल है। तो इस तरह की इलेक्शन किसी भी देश में कराए जाते हैं तो वो इलेक्शन कैसे होंगे? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। ओके, तो आपने देखा कि किसी भी देश में इलेक्शन जो है फ्री और फेयर तरीके से कराए जाते हैं तो वो इलेक्शन कैसे होंगे? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। फ्री का मैंने समझा, फ्री का मीनिंग क्या होता है? स्वतंत्र। एंड फेयर का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, यानी कि निष्पक्ष। साफ सुथरे का मतलब क्या है? कोई चीटिंग नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम में कोई एक स्टूडेंट फर्स्ट आया है, ओके, स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी और वो फर्स्ट आ गया, लेकिन फर्स्ट तो आ गया वो, लेकिन इसने गलत तरीके अपनाए थे, चीटिंग की थी, तब फर्स्ट आया था। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये अच्छे से फर्स्ट नहीं आया। फर्स्ट तब आता जब उसने कोई चीटिंग नहीं की होती, और तब फर्स्ट जो आता तो ये कह सकता था कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से फर्स्ट आया हूँ, निष्पक्ष तरीके से फर्स्ट आया हूँ, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। इसी तरह से इलेक्शन जो है, इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीता, ठीक है, और उसने बिल्कुल ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा था और वो जीत गया, तो वो इलेक्शन कैसा होगा? बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा। वो कह सकता है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी तरीके से जीता हूँ। ओके, तो आज के इस टॉपिक में आपने पढ़ा कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके द्वारा से कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक बन सकता है। तो कंडीशन कौन सी थी? पहली, हर किसी के पास में राइट टू वोट होना चाहिए और उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड, लोगों के पास में चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। थर्ड, चॉइस लोगों को समय समय पर मिलनी चाहिए। इट मीन्स इलेक्शन समय समय पर होने चाहिए। इंडिया में इलेक्शन समय समय पर होते हैं, इसीलिए डेमोक्रेटिक है। दूसरे देशों में इलेक्शन समय समय पर नहीं होते, इसलिए क्या है? अनडेमोक्रेटिक। नेक्स्ट, लोगों ने जिसे पसंद किया था वही कैंडिडेट जीतना चाहिए, शुड बी इलेक्टेड। एंड लास्ट, इलेक्शन इस तरह से होने चाहिए कि वो फ्री हो, यानी कि किसी के दबाव में नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा उनको। कंट्रोल कौन कर रहा है? इलेक्शन कराने वाली बॉडी कर रही है। ओके, और कैसे होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए, यानी कि किसी तरह की चीटिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।